का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पर। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। जी हां, जहां आज से मुहर्रम का ये त्योहार शुरू हो रहा है और मुहर्रम को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। किस तरीके के निर्देश इस वक्त यूपी डीजीपी की तरफ से दिए गए हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, बांग्लादेश से जुड़ी हुई दूसरी प्रमुख खबर, जहां मंदिर पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। और इस खबर की अगर हम बात करें तो इसको लेकर भारत का रुख भी एकदम साफ नजर आया। भारत की तरफ से क्या रुख रहा है इस खबर को लेकर के बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, ईरान की मिसाइलें तैयार हैं। अब जी हां, ट्रंप की तरफ से अगर हम देखें तो वार्ता होने की बात इस वक्त की जा रही थी, लेकिन ईरान की तरफ से इस पर बिल्कुल कोई बात साफ नहीं की गई कि ये वार्ता होगी या नहीं होगी। फिलहाल अब देखना होगा कि ईरान की मिसाइलें तैयार रहने के बाद ये कही जाएंगी। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। मुहर्रम मुसलमानों के सबसे खास त्योहारों में से एक है। दरअसल ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है और इस त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कृष्ण ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने आज से शुरू हो रहे मुहर्रम के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई सख्त हिदायतें दी हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुहर्रम, कांवड़ यात्रा और अन्य त्योहारों के दौरान कड़ी सुरक्षा और अनुशासन के निर्देश दिए थे। दरअसल आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहा मुहर्रम का त्योहार 6 जुलाई को संपन्न होगा और फिर उसके बाद 11 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ होगा। साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। जानेंगे अपने संवाददाता से ताजा अपडेट इस खबर को लेकर। उससे पहले आपको दिखाते हैं डीजीपी राजीव कृष्ण ने आखिर क्या कुछ प्रमुख निर्देश इस वक्त दिए हैं। तो मुहर्रम का आज पहला दिन है और ये निर्देश इस वक्त दिए गए हैं डीजीपी राजीव कृष्ण की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि शस्त्र प्रदर्शन पर रोक है। जुलूसों के दौरान किसी भी प्रकार के अवैध शस्त्र और अस्त्र का आप दिखावा प्रदर्शन नहीं करेंगे। सख्त कार्रवाई को लेकर के सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। हॉटस्पॉट जो भी हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस बल की पूरे तौर पर तैनाती की जाएगी उन हॉटस्पॉट को पहचान करके। इसके साथ ही नई परंपराओं पर पाबंदी, जुलूसों के जो नए रास्ते हैं या फिर नई परंपरा की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। वीडियो और ड्रोन के जरिए सभी जुलूसों पर और जो कार्यक्रम है उनकी वीडियोग्राफी की जाएगी। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था की बात करें तो जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित ना हो, इसके भी साफ तौर पर इंतजाम इसके लिए किए जाएंगे कि आमजन को कोई समस्या ना हो। संदिग्ध वाहन जो है उनकी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चेकिंग की जाएगी। सोशल मीडिया की भी 24 घंटे निगरानी हुई, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया के जरिए ही अफवाह फैलाई जाती है और ऐसे में अफवाह फैलाने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो सार्वजनिक स्थान है उन पर चेकिंग बढ़ेगी, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और बाजार है, वहां पर सुरक्षा के नजरिए से अगर हम देखें तो ये चेकिंग की जाएगी। तो सीधे तौर पर ये तमाम जो निर्देश हैं वो इस वक्त दिए गए हैं डीजीपी की तरफ से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एसडीएम संभल विकास चंद्र ने का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मुहर्रम को लेकर अभी तक 48 लोगों को पाबंद किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं। सतत निगरानी हम बनाए हुए हैं और अभी तक मुहर्रम को लेकर के कुल 48 लोगों को बीएनएसएस की धारा 126, 130, 135 के तहत पाबंद किया गया है और भी तैयारियां की गई हैं और हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। अभी कांवड़ के दृष्टिगत और पाबंद किया जाएगा कुछ लोगों को। फिलहाल मुहर्रम के दृष्टिगत 48 लोगों को हमने पाबंद किया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि उस मार्ग पे कहीं भी इस तरह की कोई सामग्री ना दिखे मीट, और वो भी हम सुनिश्चित करेंगे इसको। तो दरअसल अगर संभल की बात करें तो काफी संवेदनशील इलाका संभल को माना जाता है और इसीलिए वहां पर अभी तक अगर हम देखें तो 48 लोगों को इस वक्त पाबंद किया गया है। नजर तो रहेगी, लेकिन इसके साथ ही इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, आज से मुहर्रम का जो त्योहार है वो भी शुरू हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निर्देश दिए गए और साथ ही यूपी डीजीपी की तरफ से भी साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को।
जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पूर्व ही तमाम सारे निर्देश दिए हैं। सभी पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक में निर्देश दिए थे कि चाहे मुहर्रम हो, चाहे रथ यात्रा अब से प्रारंभ हुई है या सावन में कांवड़ यात्रा हो, इस पर किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। जी। त्योहार शांतिपूर्वक और उल्लास में मनाया जाए और कोई भी उल्लास हुड़दंग में तब्दील हो, इसके लिए प्रॉपर निगरानी बरती जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश यह दिया था कि इटावा और औरिया जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो भीड़ काफी ज्यादा होती है, ऐसे में कोई भेष बदलकर गलत इरादे से भीड़ में न शामिल होने पाए, इसके लिए निगरानी बरती जाए। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आप कार्रवाई के लिए शासन का इंतजार न करें। नियम संगत कार्रवाई तुरंत सभी पुलिस अधिकारियों से कहा है कि आप तुरंत करें ताकि मामला बढ़ने न पाए। और जो बात अभी खबर आपने जिक्र किया है हथियारों का जखीरा मिलने का, लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में यह मामला पाया गया है और इसमें पुलिस वहां पर पहुंची थी। कल देर शाम यहाँ पर छापेमारी की गई है। इसमें एक संदिग्ध सलाउद्दीन उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और बहुत भारी मात्रा में उसके यहाँ से अवैध हथियार और गोलियां कारतूस बरामद किए गए हैं। रही बात संभल की, तो संभल में 48 लोगों को अब तक मुहर्रम के मद्देनजर पाबंद किया गया है और ऐसा ही लखनऊ में भी तमाम सारी निगरानी बरती जा रही है। लखनऊ में भी 3000 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और निकलने वाले हर जुलूस पर ड्रोन कैमरों से निगाहें बनी रहेंगी। प्रॉपर कंट्रोल रूम से उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। किसी भी प्रकार की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। पुलिस हर तरीके से मुस्तैद है। पूरे प्रदेश में ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी, चाहे वो मुहर्रम के जुलूस हो, चाहे कांवड़ यात्रा में डीजे हो या रथ यात्रा हो, इन सबकी एक ऊंचाई मानक के अनुसार ही रखी जाए, अतिरिक्त ध्वनि न हो पाए। ये तमाम सारे निर्देश दिए गए हैं और किसी भी प्रकार की इससे सहूलियत रहे श्रद्धालुओं को, खास तौर से जो कांवड़ यात्रा निकलती है उसमें नाम पट्टिका जो खाने पीने की सामग्री है लोगों को, मालिकों को वहां पर लगानी होगी। और साथ ही साथ वहां पर यह भी निगरानी कही गई है कि कोई भी ओवर रेटिंग न करे, कोई भी खाद्य पदार्थ के सामान अधिक मूल्य पे न बेच सके। इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। जी बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन इसी बीच एक और जानकारी मिल रही है जिसका अभी आपने जिक्र भी किया था कि उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में भारी मात्रा में हथियार मिला है और ये हथियार मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि सलाउद्दीन नाम का जो शख्स है उसके घर से पुलिस ने असलहे और साथ ही कारतूस ये तमाम बरामद किए हैं। पुलिस ने सलाउद्दीन को फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ भी इस वक्त शुरू कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस इस वक्त अवैध हथियारों की सप्लाई या फिर किसी बड़ी साजिश की आशंका भी जता रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार की जा रही है। मलिहाबाद माल और साथ ही आपको बता दें कि रहीमाबाद थानों की फोर्स इस वक्त गहन जांच में इस पूरे मामले को लेकर जुटी हुई है कि आखिर ये हथियार कहां से आए हैं, किसने भेजे हैं, किस वजह से भेजे हैं। इन तमाम कारणों को जानने की कोशिश में लगातार जांच इस वक्त की जा रही है। विकास हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन इसी बीच इस खबर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है एक बार वो आपको सुनाते हैं। थाना मलिहाबाद पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सन ऑफ शहाबुद्दीन जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। तो सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले को लेकर जांच इस वक्त की जा रही है और साथ ही सलाउद्दीन को इस वक्त हिरासत में भी ले लिया गया है और पूछताछ उनसे हो रही है। सहयोगी विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस खबर को लेकर? जैसा कि आपने इसका जिक्र भी किया था कि हथियारों का ये पूरा जखीरा इस वक्त बरामद किया गया है और आखिर क्या कारण है वहां पर, किस वजह से ये हथियार लाए गए थे, किसने भेजे, क्या इसके पीछे वजह बताई जा रही है? इसी मामले को लेकर पूरी पड़ताल की जा रही है। वहां पर 3 थानों की टीम एक साथ पहुंची थी मुखबिर की सूचना के आधार पर और वहां पर जब छापेमारी की गई तो तमाम सारे असलहे वहां पर मिले और खासतौर से इतनी बड़ी संख्या में मिले
कि 20 गोलियों में कारतूस भरकर पुलिस वहां लाई, ऐसा माना जा रहा है। जी विकास। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में वहां पर टीम के साथ साथ वहां पुलिस टीम के साथ साथ एसटीएफ की भी टीम मौजूद है, जो पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आखिर किस इरादे से वहां पर इतने सारे हथियार रखे गए थे, और खासतौर से अगर उनके पड़ोसियों की बात करें, जो उन्होंने बातचीत में अभी तक बताया है कि इनके यहाँ से हमेशा संदिग्ध तरीके से जो है कह रहे संदेहात्मक लोग आते रहते थे, इनके यहाँ 2-4-10 लोग हमेशा बैठे रहते थे, इनकी गतिविधियां भी काफी संदिग्ध थी। इसी आधार पर पुलिस ने इनके यहाँ जब छापेमारी की, छापेमारी में इतनी भारी मात्रा में जो अफवाह बरामद हुआ है, ऐसे में ये जरूर पुलिस के लिए, एसटीएफ के लिए ये जांच बिल्कुल रहेगी, क्योंकि किस इरादे से इतनी बड़ी संख्या में इतने हथियार एक घर में रखे थे, क्या कुछ इनका आगे इन हथियारों को क्या कुछ इनको करना था, किसको सप्लाई करना था, इनके पास तक कैसे है, ये सारी वजह है जिन पर एसटीएफ और लखनऊ पुलिस पड़ताल कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हो तो सीधे तौर पर अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि आखिर हथियारों का ये जखीरा कहां से आया और इसका कहां इस्तेमाल किया जाना था, क्या कुछ इरादे थे, इन तमाम चीजों को लेकर जांच हो रही है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं, जो है बांग्लादेश से। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू तो छोड़िए, हिंदू मंदिर तक सुरक्षित नहीं है। ढाका के खिलखेत इलाके में सोमवार को अचानक से मुस्लिम भीड़ एक हिंदू मंदिर को घेर लेती है, तोड़ने की धमकी देती है, जिसके बाद सोमवार को यानी कि 23 जून 2025 की रात एक हिंदू मंदिर को घेर लिया और मंगलवार तक तोड़ने की धमकी दी गई। जिसके साथ ही आपको बता दें कि बीते कल की अगर हम बात करें तो अवैध अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर के जरिए इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाता है, जो सालों से वहां पर था। जिसके बाद एक बार फिर से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर तमाम सवाल उठने लगे हैं। धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा न कर पाने की वजह से यूनिट सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में घिरी हुई है। बीते कल की कई सारी फोटो और वीडियो भी सामने आ चुकी है, और ऐसे में सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू और उनके धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूनुस सरकार पर फिर उठे सवाल। तो बांग्लादेश में यूनुस सरकार पर एक बार फिर से ये सवाल उठते हुए नजर आए हैं। ढाका में हिंदू मंदिर को ये ध्वस्त किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही बुलडोजर से इस मंदिर को तोड़ा गया है। मां दुर्गा का ये मंदिर, जिसको बुलडोजर के तहत कार्रवाई की गई और इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस्लामी कट्टरपंथियों ने कुछ दिन पहले ही इस मंदिर को तोड़ने की धमकी दी थी और कहा था कि या तो आप यहां से हट जाइए, नहीं तो इस मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। और इसके साथ ही जब बीते कल ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई तो वहां पर पुलिस बल और सेना भी मौजूद थी, ताकि वहां पर किसी प्रकार का हंगामा आमजन ना कर पाए। ढाका के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से यह आदेश दिया गया और उनके इस आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई और हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई सालों से मंदिर में पूजा हो रही थी, पूजा अर्चना की जा रही थी, लेकिन इसकी कार्रवाई में मूर्तियों को भी काफी नुकसान इस दौरान पहुंचा है। उसकी वीडियो भी एक सामने आई है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। जब ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कार्रवाई के समय वहां पर काफी संख्या में भीड़ भी मौजूद थी और लगातार ये भीड़ कह रही थी कि इस मंदिर को आप ना तोड़ें, हम सालों से इस मंदिर में यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और अभी तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, अचानक से ये अवैध अतिक्रमण कैसे हुआ। तो ये इस तरीके के तमाम सवाल उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो टीम वहां पर पहुंची थी इस कार्रवाई को करने के लिए, उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही जो मंदिर की सामग्री है, जो पूजा सामग्री और साथ ही जो मंदिर की मूर्तियां थी, उनको भी काफी नुकसान इस कार्रवाई के दौरान हुआ है। आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं, फौज और पुलिस बल वहां पर भारी संख्या में मौजूद था ताकि ये कार्रवाई वहां पर की जा सके। और कार्रवाई के बाद में ये देखिए बिखरा हुआ सामान भी इस तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो बुलडोजर के जरिए ये कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं और एक बार फिर से यूनुस सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में आ चुकी है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
इसके साथ ही 23 जून का एक वीडियो दिखाते हैं जब इस्लामिक कट्टरपंथी इस मंदिर पर पहुंचते हैं और इस मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं। कहते हैं कि या तो आप इस मंदिर को हटा दीजिए या फिर हम इसको तोड़ देंगे। मात्र 12 घंटे की मोहलत दी गई। 24 तारीख को 12 बजे तक की ये मोहलत दी गई थी और ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएं। इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ वहां पर अचानक से पहुंची थी 23 जून की रात को। 23 जून की रात का ये वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद में बीते कल यानी कि 26 तारीख को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए और बुलडोजर के जरिए इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दुर्गा माता मंदिर को घेरा है और कहा है कि या तो खुद मंदिर को हटा लो आप, नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मात्र 12 घंटे की ही मोहलत दी थी। ढाका के खिलखेत इलाके में यह मंदिर था, जिस पर पहले इस्लामिक कट्टरपंथी वहां पर पहुंचते हैं, इस मंदिर को घेरते हैं। उसके बाद में बीते कल यानी कि 26 तारीख को एक बड़ी कार्रवाई की गई और इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया अवैध अतिक्रमण के नाम पर। लेकिन इसके साथ ही भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति इस खबर को लेकर जताई गई है, जो वहां पर मंदिर को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाएगा। इसको लेकर सीधे तौर पर रणधीर जायसवाल, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। We understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilket, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. Let me underline that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect Hindus, their properties and religious institutions. तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा कि अंतरिम सरकार जो यानी कि यूनूस सरकार, उसकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा और साथ ही जो धार्मिक चीजें हैं वहां पर, धार्मिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करना। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, सीधे तौर पर हम देखें तो बांग्लादेश की तस्वीरें, हालांकि ये कोई नई तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई बार तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और ये हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में ना तो हिंदू सुरक्षित है और ना ही मंदिर वहां पर सुरक्षित है। लेकिन इस मंदिर की अगर हम बात करें तो सालों से इस मंदिर में पूजा हो रही थी, फिर अचानक से अवैध अतिक्रमण के नाम पर इस मंदिर को क्यों तोड़ दिया गया? नहीं, देखिए कृतिका, पूरे बांग्लादेश पिछले करीब 1 साल से एक मॉब वायलेंस, भीड़ का राजनीति वहां पे और भीड़ का हिंसा, इसी हिसाब से वहां पे जो अंतरिम सरकार, सो कॉल्ड अंतरिम सरकार है, उनका यही नीति है। और अगर उनकी तरफ से ये नीति बताया जाए तो, और नहीं तो ये बताना ठीक रहेगा कि पूरे देश के ऊपर ये अंतरिम सरकार के नाम पर जो लोग हैं उनका कोई नियंत्रण नहीं है। जहां पे जो लोग, जो भीड़ कुछ भी चाहते हैं तो वही किया जा रहा है। और ना, इसीलिए आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वहां पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी तरफ से ये मॉब वायलेंस के बारे में काफी ऐतराज जताया गया था। और जिस समय पे करीब 1-1.5 महीना पहले जब लगा था कि हो सकता है कि अंतरिम सरकार की ये आखिरी समय है, कुछ टकराव है वहां की जो आर्म फोर्सेस है उसके साथ अंतरिम सरकार की, जो भी हो, ये वहां का अंतरिम मामला है। लेकिन जब तक हिंदुओं के बारे में बात करें, उनकी सुरक्षा के बारे में बात करें, तो ये जो घटना हमको देखने को मिला, मैं जिस मोबाइल से आपसे बात कर रहा था, अगर उस मोबाइल में जितने सारे हमारे बांग्लादेश में रहने वाले लोग हैं, उनकी अगर हर दिन का व्हाट्सएप या फेसबुक की पोस्ट दिखाए तो ये दर्द वहां पे हमें हर दिन देखने को मिलता है। चाहे किसी मंदिर का वहां पे बुलडोजर से ध्वंस एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, नहीं तो किसी को मार के टांग दिया गया, उसको सुसाइड कहकर, या इस तरह की घटना वहां पे जारी है। और ढाका विश्वविद्यालय के बीच अंदर रात को 2-3 दिन पहले हिंदू स्टूडेंट को एक रैली निकालना पड़ा इस सारे चीजों की प्रतिवाद करते हुए कि देश में जो हिंसा जारी है, जो मॉब वायलेंस, मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे दुनिया को समझना चाहिए कि बांग्लादेश में अभी मॉब वायलेंस जारी है और भीड़ की सरकार जारी है। जो भीड़, जब भी किसी भीड़ को लगता है कि यहाँ पे ये
ठीक नहीं है तो इसे मार दो, यहाँ पे ये ठीक नहीं है तो इसे तोड़ दो, यहाँ पे ये ठीक नहीं है तो इसको पकड़ के जेल में डाल दो। ऐसा ही भीड़ का राजनीति बांग्लादेश में जारी है। और ये जो दुर्गा माँ की मंदिर है, ये भी इस मॉब वायलेंस की एक विक्टिम है। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न जी, तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर से जुड़े हुए हमारे साथ साझा करने के लिए। और सीधे तौर पर देखें तो इस तरीके की खबर इससे पहले भी सामने आती रही है। और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां अमेरिका की मध्यस्थता के बाद ईरान और इजराइल के बीच कथित रूप से सीज फायर लागू है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक बातचीत के जरिए तेहरान के साथ एक ऐसा समझौता चाहते हैं जो ये सुनिश्चित करे कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएगा और अमेरिका अपने इस रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। उसने दावा किया था कि अगले सप्ताह इस बारे में ईरान के साथ बातचीत होगी, लेकिन व्हाइट हाउस ने गुरुवार को उस दावे को वापस ले लिया। तो वहीं दूसरी ओर ईरान की तरफ से बातचीत शुरू करने का फिलहाल कोई संकेत नहीं मिला है, बल्कि एक इंटरव्यू के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बीते कल कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत करने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। करेंगे चर्चा इसको लेकर अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूएस के साथ वार्ता से ईरान का इनकार। तो यूएस के साथ वार्ता से सीधे तौर पर फिलहाल तो अभी ईरान की तरफ से इनकार किया गया है और ट्रंप का जो दावा था उस पर ईरान की तरफ से ये जवाब दिया गया है। ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु वार्ता का दावा किया था और कहा था कि अगले हफ्ते वो मुलाकात करेंगे और परमाणु को लेकर के पूरी वार्ता होनी है। लेकिन इसके साथ ही अब ईरान की तरफ से साफ हो चुका है कि कोई बैठक अभी तय नहीं है, बातचीत की भी कोई बात अभी फिलहाल नहीं हुई है। इसके साथ ही विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि हमले के बाद 5 दौर की वार्ता जो है वो अब टूट चुकी है। 5 दौर की वार्ता हो गई थी, 6ठे दौर की वार्ता होनी थी, लेकिन ईरान फिलहाल अभी पीछे जाता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही कहा कि इसके साथ ही आपको बता दें कि परमाणु ठिकानों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है ईरान में और ईरान ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है, इस बात को माना है और साथ ही नई सच्चाइयों के आधार पर आगे की नीति तय करेंगे, ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल अभी अगर हम देखें तो खामेनेई की चेतावनी भी इस वक्त सामने आ चुकी है और इसके साथ ही हमलों से भरोसा इस वक्त टूट गया है और वार्ता मुश्किल नजर आ रही है। ईरान ने अमेरिका पर फिलहाल वार्ता करने को लेकर के ये सवाल उठाया और प्रवक्ता बघई ने कहा है कि हमने कभी यूएस पर भरोसा नहीं किया है, हमारे अधिकार दबाव या धमकी से नहीं छीने जा सकते हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही इजराइल अमेरिका ने कूटनीति की राह और मुश्किल कर दी है, ये बात इजराइल ने कही। ओमान में वार्ता से पहले हुए हमलों से ईरान इस वक्त काफी नाराज नजर आ रहा है। 6ठे दौर की ये वार्ता होनी थी, लेकिन ये वार्ता फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही। ईरान की तरफ से साफ संदेश है कि भविष्य में वार्ता तय की जाएगी। अब भी फिलहाल बातचीत आसान बिल्कुल भी नहीं है, साफ तौर पर यह बात कही गई है। लेकिन सीधे तौर पर जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है उससे ईरान का जो भरोसा था वो अभी फिलहाल टूट चुका है और अब देखना होगा कि यूएस वापस इस भरोसे को कब तक कायम करता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें खामनेई की तरफ से चेतावनी भी इस वक्त जारी की गई है। खामनेई ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है और कहा है कि अमेरिका को झटका देंगे हम। खामनेई की युद्ध विराम के बाद ये पहली टीवी पर अपील उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर फिर से हमला हुआ तो यूएस बेस पर फिर से वार किया जाएगा, ये बात खामनेई ने की। और साथ ही उन्होंने कहा कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी थी, इस बात को भी उन्होंने कबूल किया है। खामनेई ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका को करारा तमाचा मारा गया है, ये बात खामनेई ने कही है और कहा है कि अगर दोबारा से इस तरीके का हमला होगा तो हम दोबारा जवाब देंगे, हमारी अमेरिका के अहम ठिकानों तक पहुंच है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जीत हमारी, अमेरिका का सिर्फ ड्रामा है। खामनेई की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने ये हमला किया है, परमाणु ठिकानों पर यूएस का हमला नहीं कुछ खास कर सका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि अमेरिका तो चाहता है कि परमाणु हथियार को लेकर ईरान के साथ वार्ता हो, लेकिन ईरान कहीं ना कहीं उसका भरोसा इस वक्त टूट चुका है और वो वार्ता से पीछे हटता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। देखिए, ऊपरी तौर पे ईरान की तरफ से ये बयान आ रहा है निश्चित तौर पे, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा है, अभी तुरंत कहा है कि अभी कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है कि अमेरिका के साथ बात करेंगे। निश्चित तौर पे उनका ये कहना है। उनका ये भी कहना है कि ईरान को सीरियस बहुत भारी नुकसान पहुंचा है अमेरिका के हमले से, जिसको कि खामनेई स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पे एक ईरान के पूरे एस्टेब्लिशमेंट में, सरकारी महकमे में एक तरीके का डिफरेंस मौजूद है। हम नहीं कह रहे कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है बड़ा, और विदेश मंत्री कह रहे हैं कि नुकसान पहुंचा है, गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि दोनों इस बात से सहमत है कि अभी बातचीत की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि सीक्रेटली दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में जो डिप्लोमेटिक स्तर पे इस बात की तैयारियां हो रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में किसी भी समय बातचीत हो सकती है। देखिए, जरूरी इस बात की है कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि देखिए, अमेरिका ने जो हमले किए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे, वो ईरान के न्यूक्लियर साइट पे हमले करना बहुत ही गंभीर एक इनिशिएटिव था अमेरिका का। उसने बहुत कुछ रिस्क लिया है, और ईरान ने भी जो उस हमले को झेला है तो वो भी एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का रुख है कि आगे आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति बनी, अगर यह बना कि ईरान फिर से एक बार न्यूक्लियर तैयारी में लग गया है, तो निश्चित तौर पे इस बात की आशंका बहुत ज्यादा है कि अमेरिका एक बार फिर से हमले कर सकता है। क्योंकि जो अभी तक जो स्थितियां दिख रही है वो यह है कि ईरान की तरफ से काफी इंटेलिजेंस मिल रहा है अमेरिका को, और उसी इंटेलिजेंस के आधार पे ये सब सारे हमले किए गए हैं। तो इसीलिए जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इस बात की तैयारियां होंगी कि ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर टॉक हो, क्योंकि यही एक इसका अल्टीमेट उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ईरान के पार्लियामेंट ने एक डिसीजन लिया है कि वो IAEA के साथ सहयोग करेंगे। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन इसमें देखना होगा कि ईरान की तरफ से वार्ता को लेकर कब हामी भरी जाती है और ये वार्ता कब होती है, कितनी सफल ये वार्ता रहेगी, इस पर नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, और अब सीधा अगली मुलाकात होगी आपसे सोमवार को सुबह 10:30 बजे। तब तक के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।